ये जरा जो दो लोगों को जिनको तेज प्रताप जयचंद कहते हैं, आज तो पप्पू यादव ने भी कहा ये जयचंद दोनों का किया धरा है, उन्होंने भी जयचंद शब्द इस्तेमाल किया। तो इनकी बात करें जरा, संजय यादव, रमीज नेमत। ठीक, संजय यादव का नाम तो बहुत लिया जा रहा था पहले ही, रमीज नेमत का नाम हमने भी पहली बार सुना। फैक्ट बता रहा हूं, जब ये सब अभी बोला गया तब हमने भी सुना यार रमीज इस नाम का भी कोई आदमी है। फिर कुछ मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, तस्वीरें मेरे पास हैं। और इससे ये सवाल तो देखिए, ये हाई फ्लाइंग लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ गलत किया होगा, मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, बट दीज आर वेरी हाई फ्लाइंग पीपल। अब ये देखिए साहब, ये चार्टर्ड फ्लाइट से इनका, ये रमीज नेमत है, ठीक है, ये इनकी ऐसी अनेक तस्वीरें हैं, ये फ्लाइट में बैठे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए, ये याट पर है, याट बुक करना मतलब बड़े बड़े धन्ना सेठों का काम होता है, ठीक है। ये संजय यादव है, ये रमीज नेमत है, ये कहीं जो है पार्टी कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग, कर सकते हैं, सभी करते हैं, हम भी करते हैं। ये देखें, ये चार्टर्ड विमान से घूम रहे हैं, चार्टर्ड विमान, एक तरफ का भी चार्टर्ड विमान आप करते हैं तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो रजत जी के साथ एक बार किसी फ्लाइट में बैठा था, अदरवाइज मुझे तो कभी नहीं मौका मिला। ये वो भी किसी प्रोग्राम में हम जा रहे थे उसके लिए। ये है इनका, ये याट है, ये क्या है, सीलिंग बोट है, उसमें है। और अब आप बैकग्राउंड देखिए, और इसमें मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट उम्र है। संजय यादव जो हैं वो 41 साल के हैं, तेजस्वी 35 साल के हैं, इज वेरी यंग। इनकी दोस्ती हुई 2012 में, बताते हैं। अच्छा, इंसिडेंटली ये दोनों दोस्त जो हैं, रमीज और संजय यादव, कहा जाता है दोनों क्रिकेट के, दिल्ली में साथ आईपीएल, दोनों क्रिकेट के दोस्त हैं इनके। ठीक, 2012 में संजय यादव ने पार्टी के अंदर उनका इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ। उस समय क्या उम्र थी तेजस्वी की? 22 साल का लड़का था यार, 22 साल की एज में वो, ठीक है उनसे 6 साल बड़े हैं, 28 साल के थे। अब आप पॉलिटिकल पार्टी, आरजेडी जैसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फैसले ले रहे हैं उस उम्र में, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तेजस्वी के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत है इनका। अब ऐसे ही रमीज नेमत, इनका मैंने निकाला। अब इनका तो खैर क्राइम कुंडली बहुत लंबी चौड़ी है, इनके बारे में जरा बताइए, रमीज अहमद के बारे में। देखिए, ये सब रमीज अहमद जो इतने हैं, ये सब का इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये मर्डर, डकैती के रेप में केस चल रहे हैं बेल पे, सबसे पहली बात। इनके फोर फादर्स वगैरह, इनके ससुर वसुर जो भी हैं, ये सब मुख्तार अंसारी गैंग के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका प्राइमरीली काम जो था मुख्तार अंसारी वाला, उसमें ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे। आर्म्स स्मगलिंग हो, ड्रग स्मगलिंग हो, सब कुछ नेपाल बॉर्डर से है। और इनके ससुर का, हाँ, इनके जो ये जिनके दामाद हैं, हाँ मतलब इनके ससुर, वो सब इन्वॉल्व थे। तो लगातार कल से टीवी में आ रहा है कि ये तो नॉन घोषित क्रिमिनल है, पुलिस रिकॉर्ड में है, सब कुछ है। तेजस्वी के साथ क्या कर रहा है फिर? क्रिकेट खेल रहा है। नहीं, पढ़ा है ना इंडियन पब्लिक स्कूल में, 7 पढ़ा मथुरा में, डीपीएस में, सॉरी डीपीएस, सॉरी गलत हो गया, डीपीएस में 7 पढ़ा है। फादर तो प्रोफेसर है, बताते हैं जामिया में। ये इसकी पत्नी का भी जो घर है ना, वो बताया गया है कि राजश्री का घर और रमीज का घर आसपास ही है दिल्ली में कहीं, ये भी बताया गया है। तो अब ये यहीं से जुड़ाव है। जुड़ाव के बाद इसने अब वो कंप्यूटर वगैरह का इतना जानकार है, गया होगा, लालू जी को समझाया कि नहीं, वो जो संजय यादव है वो तो क्वालिफाइड आदमी है, एमएससी हैं कंप्यूटर साइंस में, एमबीए हैं, फिर एमएनसीज में उन्होंने काम भी किया हुआ है। इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में मुझे कोई डेटा नहीं मिला। इनके बारे में गूगल किया तो यही मिला कि इनके ऊपर इतने मामले हैं, ये जेल में भी रह चुके हैं, जो गैंगस्टर एक्ट और रासुका लग चुका है। हाँ, क्या इनके फादर, इनके ससुर जी का क्या हुआ है? बेसिकली नेपाल से भारत में आईएसआई का जितना ऑपरेशन होता था उसमें बड़े हिस्सेदार थे, बड़ा रोल था इनका बलरामपुर में और उसके आसपास जो बॉर्डर के पास जो मस्जिदें बनी, मदरसे बने, ये इस सब में इनका बड़ा योगदान रहा। और क्राइम में उस इलाके में क्या होगा ये पुलिस या सरकार नहीं तय करती थी, वो तय करते थे। रिजवान, क्या नाम है इनका? रिजवान जहीर, पूर्व सांसद, 2 बार के सांसद और 3 बार के विधायक हैं। तो इनके इलाके में अभी योगी सरकार बनने के बाद एक मर्डर हुआ। अच्छा, योगी जी ने कहा कि पता करिए, वहाँ के एसएसपी से कहा, दूसरे जो बड़े अधिकारी थे सब ने खोजा होजा, कहा कि नहीं इसमें रिजवान का कोई हाथ नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये मान नहीं सकता। फिर उन्होंने लखनऊ से 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर भेजे कि आसपास में जहां ये मर्डर हुआ है उसके आसपास जितने सीसीटीवी हैं सबका फुटेज खंगालो, और उसमें एक में मिल गया ये। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको उठा लो।
अब वहाँ अधिकारी तैयार नहीं, दंगा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी, उनका कुछ नहीं होगा, उठा लो। और उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है, अखबारों में छपा, सब कुछ हुआ। तो इस तरह की इनकी ताकत थी कि ये सरकार चलाते थे, पुलिस वाले इनको सलामी देते थे, ये पुलिस को सलामी नहीं देते थे। तो इस तरह का जिसका आभा मंडल कहना ठीक नहीं है, वो पॉजिटिव शब्द है, इस तरह का जिसका जो है भौकाल रहा हो, जिसका आतंक रहा हो, सरकार को कुछ नहीं समझते, पुलिस को कुछ नहीं समझते, सरकार मानकर चलते हैं कि उनकी जेब में है, अदालत में किसी की हिम्मत नहीं है कि इनकी सुनवाई कर ले। अभी आज ही शायद जो है योगी जी ने जो फ्लैट मुख्तार अंसारी का घर गिरा कर दिया है गरीबों को, उसके मामले में जब वो कैसे हुआ घटना मालूम है आपको? ओपी सिंह डीजीपी थे, वो रिटायर हुए तो पुलिस मुख्यालय में उनके लिए फेयरवेल पार्टी थी। अचानक योगी जी पहुंच गए, जब जाने लगे तो गाड़ी से उन्होंने देखा डीजीपी ऑफिस के ठीक सामने बहुत भारी बंगला, उनका ये किसका है? बताया कि मुख्तार अंसारी का है। देखा उन्होंने ध्यान से, उसके बाद आए सीधे सचिवालय गए और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, कहा कि इस मकान की फाइल सारी ले आओ कल तक हमारे पास। तो पता चला वो एनिमी प्रॉपर्टी पर बनी हुई है। एनिमी प्रॉपर्टी पर उन्होंने कहा बुलडोजर से गिरा दो। तो अफसरों ने ऑफिस के सामने, हाँ, तो अफसरों ने आनाकानी की कि अरे बहुत मजबूत बनी है, बुलडोजर से नहीं गिरेगी, तो उनका डायनामाइट लगा दो। तो वो कोर्ट चला गया। कोरोना का समय, रात में कोर्ट खुला, मामले की सुनवाई चल रही थी, सुनवाई कई दिन चली, उसी बीच में एक दिन जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि वो मकान गिरा दिया गया है, वहां केवल मलबा है। उसके बाद फिर जो है वो सरकार ने उसको ले लिया और उस पर गरीबों का मकान बना के भी दिया गया है। लेकिन ये जो व्यक्ति है रमीज, ये तो अभी इस साल बेल पे छूटा है, और मुझे बड़ी हैरानी हुई जब आपने कहा कि वो तो लालू जी के घर में रहता है। ऐसा आदमी, भाई कुछ भी हो, आपका दोस्त है, कुछ भी है, जो आदमी जेल से इसी साल छूट के आया हो बेल पर, उसको आपने इतना इंपॉर्टेंट रोल, पॉलिटिकल रोल दे रखा है और परिवार में अपने घर के अंदर आपने जगह दे रखी है। ये सवाल मुझे अजीब इसलिए लग रहा है कि भाई तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल ग्रूमिंग भी तो हुई होगी, लालू जी ने तैयार किया ना भाई। कुछ तो राजनीति के जो संस्कार होते हैं या जो मर्यादाएं होती हैं, अब आप देखिए, कुछ तो वो जानते होंगे। मैं दो चीज़ बताता हूँ। लालू जी का फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, बाकी सब चीज़ कौन हैंडल करता था? प्रेमचंद गुप्ता, लालू सांसद थे, जो सांसद थे। लालू जी की सारी क्रिमिनल एक्टिविटी या बाकी मैनेजमेंट, मुस्लिम मैनेजमेंट कौन करता था? शहाबुद्दीन। तो उसी आइडियोलॉजी में ये आ गया, प्रेमचंद गुप्ता की जगह संजय यादव, शहाबुद्दीन की जगह रमीज। क्या दिक्कत है? ये तो प्राइज मेडल है ना ये लोग, प्राइज मेडल हैं ये लोग। 4 करोड़ 75 लाख की जमीन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके कुर्क की थी। हाँ, रमीज की सब कुछ पता है, लेकिन क्रिमिनल से मोहब्बत है, उससे उनका एक मैसेज जाता है। नेता को तो ऐसे आदमी की परछाई भी दूर रखनी चाहिए, क्या मुझ पे दाग लगेगा। आरजेडी अगर तो परछाई को भी अगर इसको आप बुरा मानते हो तो, हाँ, अगर आपको बुरा ही नहीं लगता, अगर आप मेडल इसको मानते हो तो क्यों दूर रखें? जो कुछ अखबार में है, मीडिया में, उस परिवार को पता नहीं है। 28 को सुनवाई है। वो फिरोज पप्पू, पहले वो रिजवान के ही, जिसकी हत्या हुई थी ना, जिसकी हत्या हुई थी, वो उसी केस में वो जेल गया रिजवान के ही गैंग का आदमी था, रिजवान के लिए काम करता था। उसने तुलसीपुर से 2022 में चुनाव लड़ने की कोशिश की। वो अपने बेटी को लड़ाना चाहता था। वो जिसके इससे शादी किया, उसका चाचा भी है, मतलब उसका ससुर भी है और चाचा भी है रिजवान इसका। तो वो लड़ाना चाहता था, उसी में उसका मर्डर हो गया। तो मर्डर के बाद की ये कहानी जो है बता रहे हैं, उस मर्डर में वो भी एक्यूज्ड है। बिल्कुल।